ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिस्ट ड्रॉप का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है फिजियोथेरेपी का, उसमें जो एक्यूट स्टेज का ट्रीटमेंट होता है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और इसको कैसे हम फॉलो अप करते हैं, इसके विषय में डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो एक्यूट स्टेज है वो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग है, उसके विषय में कि कितने दिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है, इसके विषय में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने रिस्ट ड्रॉप पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कि डिटेल डिस्कस किया था कि ये रिस्ट ड्रॉप क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और दोस्तों, इसमें डिटेल डिस्कस किया गया है 3 टेस्ट के विषय में, जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो आप घर पे सेल्फ करके पता कर सकते हैं कि ये रिस्ट ड्रॉप है कि नहीं है और कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि एक्यूट स्टेज में ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप घरेलू मैं बात करूं कि नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल इंजरी की यदि मैं बात करूं तो कई बार इंजरी होती है जिसमें कि केवल हल्का सा दबाव लगा, कहीं गए और दीवार से चोट लग गई और कई दिन तक दर्द करता है। इसी तरह कई जगह जाते हैं जहां कट हो जाता है, ब्लीडिंग हुई लेकिन थोड़ी देर में बंद हो गई और नॉर्मल हो गया। एक इंजरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, जिसके लिए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टाके लगवाते हैं और हो सकता है कि कभी कभी एडमिट भी होते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, सेम इसी तरीके से जो न्यूरोलॉजिकल इंजरी, जो हमारी नर्व की इंजरी होती है पेरिफेरल, इसमें भी मैंने पिछली बार में 3 क्लासिफिकेशन बताया था कि एक तो न्यूरोप्रेक्सिया हो गई, दूसरा हमारा एक्सोनोटोमोसिस हो गया और एक न्यूरोटोमोसिस हो गया, जिसके विषय में बात किया था। तो अब बात आती है दोस्तों कि यदि एक्यूट स्टेज की रिकवरी की बात कर रहे हैं तो हर इंजरी का अलग अलग एक्यूट स्टेज का मैनेजमेंट होगा। सेम इसी तरह जैसे कि यदि मैं नर्व इंजरी की बात करूं तो ग्रेडिंग के हिसाब से दोस्तों सबसे पहला जो हमारा आता है वो हाइपोक्सिक होता है। हाइपोक्सिक इन द सेंस कि आप कभी लेटते होंगे और लेटने के बाद नींद खुलती है और देखते होंगे कि हाथ नहीं चल रहा है, थोड़ी देर चलाया आपने और मूवमेंट आ गया, यानी कि मिनट में ही ट्रीटमेंट हो गया और बेटर हो गया। दूसरी की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें एडिमा हो जाता है कि कहीं कंप्रेशन इतना ज्यादा है कि वहां हल्का सा सूजन हो गए। ऐसे कंडीशन में आपने कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली जो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद और हल्का हल्का मूवमेंट किए, उसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ी और धीरे से कुछ दिन में ठीक हो गया। तब इसमें एक्यूट मैनेजमेंट तो है ही नहीं, शुरू से ही मूवमेंट चल रहा है। थर्ड आता है हमारा कि जिसमें न्यूरोप्रैक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें कि हमारा माइलिन सीट पे कंप्रेशन आ जाता है और दोस्तों इसमें लगभग 12 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है रिकवरी में। अब यहां पे एक्यूट मैनेजमेंट का रोल है। इसके अलावा एक्सोनोटोमोसिस को भी हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं चार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी स्टेज की अलग अलग आती है, इसमें एक्यूट मैनेजमेंट है। इसी तरह न्यूरोटोमोसिस में भी एक्यूट मैनेजमेंट है। अब बात आती है दोस्तों कि जब कोई इंजरी हुई तो उसको एक और क्लासिफिकेशन है, 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्लोज और एक ओपन। कि ऐसा हुआ जिसमें कि कोई फटा नहीं, कुछ टूटा नहीं, इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े। दूसरी होती है जैसे कि अभी रेडियल ग्रूव की हम लोग बात कर रहे थे कि यदि ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ तो ऑपरेट करना ही है, जब ऑपरेट करने गए तो नर्व की पोजीशनिंग हो गई। ऐसे कंडीशन में तो दोस्तों जो सीवियर कंडीशन है इसमें एक्यूट मैनेजमेंट होता है, जिसका कि मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव रहता है ये 7। सबसे पहला तो पेन कंट्रोल करना, दूसरा मसल का जो प्रॉपर्टीज होती है उसको मेंटेन करके रखना, हमारा जो ज्वाइंट है उसमें कॉन्ट्रैक्चर ना हो उसको मेंटेन करके रखना, ही कोई डिफॉर्मिटी ना हो, कॉन्ट्रैक्चर ना हो। इसके अलावा स्किन का टेक्सचर मेंटेन करके रखना दोस्तों, और जो अपना हाथ एस्थेटिक्स होते हैं उसकी केयर करना, एडिमा को प्रिवेंट करना। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंट मॉनिटर करना होता है, कि लगातार उसको मॉनिटर करते रहना है कि क्या चेंजेस आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करना है, या अपने जो सर्जिकल टीम है या जो मेडिकल टीम देख रही है उसको चीज़ों को बताना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। पहले पेन मैनेजमेंट की बात करें तो पेन के लिए सबसे मेन हम लोग काम करते हैं कि एक तो हम लोग जो लिम्ब है उसको प्रॉपर स्टेबल रखते हैं, जिससे कि इस पर कोई जर्क ना लगे और कोई ओवर स्ट्रेन ना आए।
सेकेंड यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें हम लोग के फिजियोथेरेपी में टेंस होता है, टेंस का बहुत ही बढ़िया रोल होता है पेन मैनेज करने के लिए। और थर्ड यदि बात करूं तो आइस पैक होता है क्रायोथेरेपी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सेकेंड बात करूं दोस्तों कि यदि मसल की प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करना है कि हमारी मसल की जो मसल की प्रॉपर्टी में क्या है कि उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मसल का प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस होता है दोस्तों, जिससे कि हम मसल को, इंडिविजुअल मसल को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई भी अच्छा हो, मूवमेंट भी अच्छा हो। थर्ड यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हमारी आती है कि हमारे जो जॉइंट में किसी भी तरह का स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चर नहीं होना चाहिए, जो कि कॉमनली देखने को मिलता है। हम लोग पास पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं और पता चला कि कॉन्ट्रैक्चर हो गया है, उसके बाद वो कहानी ही दूसरी हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि हम स्प्लिंट को यूज करते हैं, इसके अलावा अपने जॉइंट को प्रॉपर मोबिलाइज करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन ऐसे करते हैं जिसमें कि किसी भी तरह का स्ट्रेच हमारे नर्व पे नहीं आए। तो अलग अलग पैसिव मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक होते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक होते हैं और उसकी प्रॉपर मोबिलिटी होती है विदाउट एनी स्ट्रेन एंड स्ट्रेच। तो ये करते हैं दोस्तों। यदि नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो हमें स्किन का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, बिकॉज जब नर्व की इंजरी होती है तो हमारा एरिया स्किन का ड्राई होने लगता है, तो उसको किसी भी तरह का वो ड्राइनेस ना आए, इसलिए हम लोग मॉइस्चराइजर लगा के स्किन के टेक्सचर का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करूँ दोस्तों तो जो हमारे एनेस्थेटिक्स हैंड होते हैं, इसमें चूँकि सेंसेशन पुअर होता है तो हमें टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर से बचाना होता है। कहीं शार्प एज है उसमें लग ना जाए, जो घाव बन जाए, इससे बचाना होता है। रेगुलर इसको इंस्पेक्शन करते रहना है। एक टाइम बना लें कि अपने पूरे हाथ को इंस्पेक्शन करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्किन के ड्राइनेस को बचाने के लिए स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसको जो है ना हल्का सा बनाए रखना है मॉइस्चराइज़र, लेकिन उसको गीला नहीं करना है, इतना भी नहीं लगाना है कि एरिया गीला हो और धीरे धीरे प्रेशर सोर्स क्रिएट हो या प्रॉब्लम क्रिएट हो अलग। दोस्तों नेक्स्ट हमें एडिमा का ध्यान रखना होता है कि हमारे हाथ में सूजन ना आ जाए, बिकॉज ये एडिमा आने के बाद सूजन हो जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। तो इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इसको लटका के नहीं रखना है जिससे कि ग्रेविटी असिस्टेड आए। दूसरी चीज़, अपने हाथ को हमेशा जो है हल्का हल्का मसाज ऊपर की तरफ देते रहना है, जहाँ भी आपका एरिया है उसको मसाज देते रहना है, जिससे कि वहाँ पे जो है ना एडिमा इकट्ठा ना हो, यहाँ पे सूजन इकट्ठा ना हो। इसके अलावा आप यदि किसी के हाथ में सूजन आ गई है तो वो कंप्रेसिव बैंडेज जो होता है उसको लगा सकता है, जिससे कि सूजन ना आए। और थर्ड की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो बार बार मूवमेंट करते रहना है, जिससे कि मूवमेंट करने से यहाँ पे सूजन इकट्ठा नहीं होगी और मूवमेंट होता रहेगा। अब लास्ट टॉपिक जो मैंने बोला था दोस्तों कि इसको हमेशा कंटिन्यूअस वॉच बनाए रखना है, इसकी कंटिन्यूअस केयर की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात आती है कि हमारा स्प्लिंटिस का क्या रोल है। तो दोस्तों स्प्लिंट पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक्यूट स्टेज की यदि मैं बात करूं तो हमें हाथ का, जैसे मैंने बोला कि फुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंजरी के लेवल के हिसाब से एक्यूट स्टेज डिसाइड होती है। तो यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टेज जो हमारा एक्यूट होता है उसमें हम स्टैटिक कॉकअप स्प्लिंट का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे हाथ को पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा रेस्ट मिलता है। और जब मूवमेंट करना होता है दोस्तों तो स्प्लिंट हटा के मूवमेंट करके फिर स्प्लिंट लगा लेते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूट स्टेज में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यदि एक्यूट स्टेज अच्छे से मैनेज होगा तो रिकवरी स्टेज अपने आप बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन यदि एक्यूट स्टेज में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो हमारे रिकवरी स्टेज को भी ख़राब कर देती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।